हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। तो आज की क्लास में बच्चों हम बात करेंगे लेविस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था कॉसेल लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। अब आज की क्लास में हम आपको बताएंगे लेविस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। किस तरीके से हम सिंपल मॉलिक्यूल्स का लेविस रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मतलब लेविस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को लेविस ने दिया था और उन्होंने इन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि किस तरीके से लेविस और कॉसेल इन दोनों ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट दिया और किस तरीके से उन्होंने सिंबलाइज किया एलिमेंट्स को। ठीक है, लेविस सिंबल्स क्या होते हैं उसको हमने आपको बताया था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें NF3 की, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो, अगर हमें NF3 का लेविस स्ट्रक्चर बनाना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे। यहाँ पे देखो NF3 में नाइट्रोजन क्या होगा, आपका सेंट्रल एटम होगा, नाइट्रोजन आप लिखेंगे। अब नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू पता चल जाएगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है। और ये 5th ग्रुप में भी है, तो इसलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा। 5th पीरियोडिक जिसका जो ग्रुप होता है, ठीक है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही होता है। जैसे फर्स्ट ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा, थर्ड वाले का 3, फोर्थ 5, फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5th होगा, 6 वाले का 6 होगा, 7 वाले का 7, 8th ग्रुप मतलब 0 ग्रुप के एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन का 5 हो गया। अब फ्लोरीन का आप यहाँ बना लेंगे, देयर आर 3 फ्लोरीन एटम, तो आप 3 फ्लोरीन एटम्स को आपने बना लिया। अब फ्लोरीन के कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 होते हैं, क्योंकि ये 7th ग्रुप में है। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ भी आप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये था आपका लेविस रिप्रेजेंटेशन। बस इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ पे ये दोनों हैं जो हैं, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा नज़दीक बनाया जाता है, थोड़ा सा और क्लोज बनाते हैं। ठीक है, तो इससे आपको स्ट्रक्चर जो दिखाई देगा कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देगा NF3 मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो ये था बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इससे पहले हमने जो बनाया था दैट इज़ लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट है बच्चों HNO3। HNO3 का अगर हमें बनाना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाइट्रोजन यहाँ पे सेंट्रल एटम होगा। ठीक है, सेंट्रल एटम हम कैसे डिसाइड करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल में जो सबसे कम एटम, मतलब जो सिंगल एटम हो और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दो ऐसे एटम्स हैं। ठीक है, अब इसमें कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा सेंट्रल एटम होगा, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इन दोनों में अगर आप बात करो तो नाइट्रोजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन हाइड्रोजन, तो इस वजह से नाइट्रोजन आपका क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन हो गया। अब इसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, तो 3 ऑक्सीजन आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, उसके बाद एक हाइड्रोजन भी है, तो हमेशा हाइड्रोजन आप ध्यान देना कि हाइड्रोजन जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों अगर प्रेजेंट है मॉलिक्यूल के अंदर, तो आप इस बात को हमेशा याद रखना कि हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हमेशा ऑक्सीजन के साथ ही होगी। हाइड्रोजन की बॉन्डिंग ऑक्सीजन के साथ ही होगी अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हैं मॉलिक्यूल के अंदर तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब इस तरीके से नाइट्रोजन 2 बॉन्ड इससे बना लेगा, यहाँ भी। अब ये देखो स्ट्रक्चर, ये वैलेंस स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, लेकिन इसका लेविस स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना है तो आप नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आप दिखाइए, कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 5 होते हैं, ये 5 हमने दिखा दिया। अब ऑक्सीजन के कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपके 6 होते हैं, तो ये हमने 6 बना लिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6, तो यहाँ भी हमने एक दूसरे वाले ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ भी देखो 6 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अब हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है।
ठीक है। तो इस तरीके से ये जो बना है, दिस इज द लेविस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द HNO3। अब यहाँ पे देखो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होकर एक बॉन्ड क्रिएट होगा। अब यहाँ पे भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो एक बॉन्ड क्रिएट होगा। यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे भी दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, यहाँ सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो इस तरीके से आप कोवलेंट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं मॉलिक्यूल का। देखो नेक्स्ट जो है कुछ और भी एग्जाम्पल, जैसे आयनिक कंपाउंड्स में NaCl, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो NaCl है। NaCl का अगर हमें लेविस स्ट्रक्चर बनाना है तो आप जैसा कि जानते हो सोडियम क्लोराइड में Na क्या होता है, मेटल होता है, इसलिए Na+ के फॉर्म में आसानी से निकल सकता है और Cl पे माइनस चार्ज होगा। अब आप देखो Na+ क्यों हुआ, क्योंकि Na का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक था वो Cl ने ले लिया है, ठीक है। अब Cl ने एक्सेप्ट किया, इसी वजह से Cl पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ। इसका मतलब अब सोडियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए आप सोडियम को एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे Na+। अब Cl है तो Cl माइनस है। अब जैसा कि आप जानते हो Cl का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है। तो आप पहले 7 डॉट इस तरीके से बना लो, ठीक है। अब ये 7 डॉट हो गया। अब सोडियम का जो एक इलेक्ट्रॉन Cl ने एक्सेप्ट किया है उस इलेक्ट्रॉन को भी आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन आप दिखाओगे, Cl के अराउंड 8 दिखाओगे, 8 डॉट्स दिखाओगे और साथ में इसके ऊपर आप नेगेटिव चार्ज भी लिखोगे, ठीक है। तो ये है लेविस रिप्रेजेंटेशन ऑफ NaCl मॉलिक्यूल, इस तरीके से करेंगे। अब देखो बच्चों इसी तरीके से पोटेशियम क्लोराइड का भी कर लेंगे। पोटेशियम भी मेटल है तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब Cl को देगा तो इस पर प्लस चार्ज आएगा, Cl पे माइनस आएगा। तो सेम यहाँ पे Na+ की जगह क्या हो जाएगा, K+, और इसी तरीके से KCl का भी बन जाएगा लेविस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है बच्चों कैल्शियम फ्लोराइड। ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। जैसा कि आप जानते हो कैल्शियम एक मेटल है, तो कैल्शियम के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है जनरली, ठीक है। तो 2 फ्लोरीन है, तो एक इलेक्ट्रॉन कैल्शियम का एक इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन को जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्लोरीन को जाता है। तो इस तरीके से आप देखोगे कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसलिए कैल्शियम पे 2+ चार्ज होगा और दोनों फ्लोरीन पे एक एक निगेटिव चार्ज होगा। तब इसका लेविस स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे आप, बहुत ही सिंपल है। आप कैल्शियम को डबल प्लस ऐसे बना लो, उसके बाद देखो फ्लोरीन पे माइनस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन कैल्शियम का भी आप दिखाओगे तो फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है। तो ये 7 डॉट आपने बना लिया, ठीक है। अब साथ में एक और डॉट आप दिखाओगे, किसका, कैल्शियम का जो इलेक्ट्रॉन है उसको आपने दिखाया और इस पर नेगेटिव चार्ज दिखा दिया आपने, ठीक है। अब इसका होल ट्वाइस कर दो, ठीक है। तो दिस इज द लेविस स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड, ठीक है। इसी तरीके से आप मैग्नीशियम क्लोराइड का भी बना सकते हैं, MgCl2 का। नेक्स्ट है बच्चों CO, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है, ठीक है। पहले तो देखो CO का अगर आप कोवलेंट स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसमें C डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है। एक्चुअली कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, 2 बॉन्डिंग किया तो 6 हुआ, यहाँ पे 6 हुआ। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 2 बॉन्डिंग किया तो 6 + 2 8 हो गया। देखो ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे कार्बन का नहीं है, तो इसलिए कार्बन क्या करता है कि ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या कहा जाता है बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है, जो आगे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस तरीके से डबल एरो के थ्रू दिखाया जाता है। इसमें 2 है, 2 इस तरीके से बना है, तो इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहा है, लेकिन कंप्लीटली नहीं देता है, ठीक है, शेयरिंग में रहता है ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स। तो अब कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो 6 + 2 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा और ऑक्सीजन का भी कंप्लीट रहेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है एक जनरल कोवलेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसके अगर हम जैसा कि 10th में आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कार्बन के कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 होते हैं। आपने ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन डॉट के फॉर्म में दिखा दिया। अब ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का आपका कितना होता है, 6 होता है, तो ऑक्सीजन का आपने ये 6 दिखा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का ये जो दोनों डॉट स्ट्रक्चर है यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला है, ठीक है, यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन 6 हो गया और कार्बन का 4 हो गया। तो जब बॉन्डिंग होगी तो कार्बन, देखो कार्बन क्या करेगा, इतने पूरे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ये इस तरीके से शेयर करेगा, ठीक है। तो ये फिर से देख लो, थोड़ा सा क्लियर नहीं है। तो क्या किया हमने, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से दिखाया, फिर उसके बाद ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया गया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो
यहाँ पे कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन के इतने इलेक्ट्रॉन्स को लिया। आप देखो इस सर्कल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा, इस कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। अब इसमें भी देखो इस सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो दोनों क्रॉस दिख रहा है ऊपर वाला ये, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर हो गया लेविस स्ट्रक्चर। या तो चाहो तो आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हो, बुक में कभी कभी इस तरीके से भी दिखाया जाता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखाया जाता है, ठीक है। जनरली ये जो तीसरा बॉन्ड है, ये तीसरा बॉन्ड जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसे जनरली इसको दिखाया जाता है। और जब ट्रिपल बॉन्ड दिखाया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन पे केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन दिखाया जाता है और कार्बन पे भी 2 ही इलेक्ट्रॉन दिखाया जाता है। अब कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन एक इस बॉन्ड में प्रेजेंट है, एक इस बॉन्ड में और एक इस बॉन्ड में, 4 हो गया। अब ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। अब 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ऑक्सीजन का 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 2 यहाँ पे है क्रॉस के फॉर्म में, और इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है, ठीक है। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो कभी कभी इस तरीके से दिखाया जाता है, सी और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। एनसीईआरटी में भी आप देखोगे तो इसी तरीके से दिखाया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेविस रिप्रेजेंटेशन कार्बन मोनोऑक्साइड का। नेक्स्ट है बच्चों ENO, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी देखोगे तो कोवलेंट स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया जाता है। NO में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाया जाता है। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, तो 5 कितना होगा, 5 + 2 बॉन्ड बना रहा है तो 7 हुआ। ऑक्सीजन का 6 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्डिंग कर रहा है तो 2 8 हो गया। ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक सिंगलेट कोवलेंट बॉन्ड दिखाया जाता है। मतलब जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसका हाफ, आधा, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, सिंगलेट कोवलेंट बॉन्ड। इसे क्या बोला जाता है, सिंगलेट कोवलेंट बॉन्ड या सिंगलेट इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जिसको सुगडेन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, SUGDEN, ठीक है। सुगडेन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस बॉन्ड को प्रपोज किया था। सिंगलेट इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहा जाता है इसको। तो इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन जब नाइट्रोजन को मिलेगा तो 5 + 2 + 1 कितना हो जाएगा, 8। ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बच्चों इसका जब हम लेविस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने दिखा दिया, कितना होता है, 5 होता है। तो ये 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिया नाइट्रोजन का। इसके बाद ऑक्सीजन का कितना होता है, 6 होता है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन का हमने 6 दिखा दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। देखो इस सर्कल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्सीजन नाइट्रोजन का 2 ही इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 6 था, 2 नाइट्रोजन का लेगा तब 8 हो जाएगा। 6 + 2, नाइट्रोजन के पास 5 था, नाइट्रोजन के पास 5 था तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिया। क्रॉस वाला देखो कितने इलेक्ट्रॉन लिया है इसने, 3, ठीक है। इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी तभी तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस सेल में होंगे तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो दिस इज द लेविस स्ट्रक्चर ऑफ NO मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है बच्चों H2SO4। H2SO4 का भी आप बना लेंगे, मैं बॉन्ड स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। देखो सल्फर यहाँ पे सेंट्रल एटम होगा क्योंकि एक ही एटम है, तो सल्फर के चारों तरफ आप ऑक्सीजन इस तरीके से बना लो, 4 ऑक्सीजन, और चारों ऑक्सीजन को क्या करोगे आप, सिंगल बॉन्ड से दिखाओ। फिर 2 हाइड्रोजन है तो जाहिर सी बात है, हमने क्या बताया था, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट हो मॉलिक्यूल के अंदर तो हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन से बॉन्डिंग करेगा। तो एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से बॉन्डिंग करेगा और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे ऑक्सीजन से बॉन्डिंग करेगा। अब यहाँ पे ये दोनों बच रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कोवलेंट स्ट्रक्चर होगा, आप लेविस स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। नेक्स्ट है बच्चों N2O4। N2O4 का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, कोवलेंट स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाते हैं N2O4 का। देखो नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन के बाद बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, फिर यहाँ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O से जुड़ेगा, यहाँ भी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू O जुड़ेगा, यहाँ भी O जुड़ेगा। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ N2O4, ठीक है। अब इसका लेविस स्ट्रक्चर बनाना है तो आप कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पे नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप दिखा दो 5, कितना 5 हमने दिखा दिया। फिर इस वाले नाइट्रोजन का भी हमने कितना दिखा दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 दिखा दिया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप कितना दिखाओगे, 6, ठीक है, 2 3 4 5 6। यहाँ भी ऑक्सीजन का आप कितना दिखाओगे, 6, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ऑक्सीजन का ऊपर दिखाएंगे आप, ठीक है, यहाँ पे कितना दिखाएंगे, यहाँ भी इसका 6 दिखाएंगे,
ठीक है, इसको मर्ज हो जा रहा है, देख लेंगे, समझ लेंगे। यहाँ भी ऑक्सीजन का कितना दिखाएंगे, 6 2 हो गया, 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द लेविस रिप्रेजेंटेशन ऑफ N2O4, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों N2O5। N2O5 का बॉन्ड स्ट्रक्चर आप देख लो, इसको बना लेना लेविस स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ एक ऑक्सीजन आ जाता है और इस तरीके से ये डबल बॉन्ड जैसे था वैसे ही रहेगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू दोनों तरफ ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जब भी हम दिखाते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, बस नाइट्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम रिप्रेजेंट करके ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का ये दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, और नाइट्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से हम बनाकर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ये आप क्रॉस नहीं दिखाएंगे, क्रॉस को थोड़ा सा आप इधर दिखा दीजिए, ठीक है, केवल नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को रहने दीजिए। यहाँ पे क्रॉस दिखाएंगे तो डबल कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने लगेगा। यहाँ भी वही करेंगे, नाइट्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एज इट इज़ यहाँ पे हम इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। और ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, थोड़ा दूर बनाएंगे, यहाँ पे बीच में नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नाइट्रोजन इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका दैट इज़ ऑक्टेट रूल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ऑक्टेट रूल क्या होता है, इसको सबसे पहले कॉसेल और लेविस ने दिया था 1916 में, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल को एक साइंटिस्ट थे कॉसेल और लेविस, इन्होंने प्रपोज किया था ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो इन्होंने ऑक्टेट रूल में क्या बताया कि एक्चुअली किसी भी एलिमेंट के आउटर सेल में, किसी भी एलिमेंट के आउटर सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स 8 है, थ्रू द शेयरिंग, थ्रू द गेनिंग या थ्रू द लूजिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के लूज करने से या इलेक्ट्रॉन्स के गेन करने से या इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करने की वजह से अगर किसी भी एलिमेंट्स के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है तो इसका मतलब वो क्या हो रहा है, स्टेबल हो जा रहा है। इसका मतलब वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट के आउटर सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, अब 8 इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट के आउटर सेल में कैसे हो सकता है, या तो वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करने की वजह से हो सकता है, या तो वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे, या तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन करके ऑक्टेट को कंप्लीट करे, ठीक है। तो एलिमेंट हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। जैसे सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट को कंप्लीट करता है, और कुछ एलिमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। जैसे Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट को कंप्लीट करता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट को कंप्लीट करता है, सल्फर भी 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। और कुछ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से होता है ऑक्टेट कंप्लीट। अब जैसे O2 मॉलिक्यूल है तो दोनों ऑक्सीजन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तब जाके दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, क्योंकि 6 होता है या ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का 6 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन जब दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग करता है तो 8 हो जाता है, और वहीं ऑक्सीजन दूसरा वाला ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल में क्या बताया गया, दे डेवलप्ड एन इम्पॉर्टेंट थियरी ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थियरी के बारे में बताया, दैट इज़ केमिकल कॉम्बिनेशन, जैसा कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, बिटवीन एटम्स नोन एज इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। इस थियरी को इलेक्ट्रॉनिक थियरी बताई गई केमिकल बॉन्डिंग की, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि केमिकल बॉन्डिंग जो होगी वो कैसे होगी, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल जब फॉर्म होता है, ठीक है, तो उस मॉलिक्यूल के अंदर जो पर्टिकुलर एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, उस एटम्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, लूज करते हैं, फिर शेयर करके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं स्टेबिलिटी, ठीक है। और जब स्टेबिलिटी एक्वायर करते हैं तो जाहिर सी बात है उनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से वो क्या होता है, स्टेबल हो जाता है, और इसी रूल्स को कहा गया ऑक्टेट रूल, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग रूल है ये ऑक्टेट रूल। लेकिन अब ऑक्टेट रूल में जो बताया गया, ऑक्टेट रूल में क्या बताया गया कि जनरली किसी भी एटम के पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 होने चाहिए।
आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर किसी भी मॉलिक्यूल में अगर बॉन्डिंग के बाद किसी भी एटम में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से कम है, जैसे 6 है या 4 है या 8 से ज़्यादा है, तो भी ये सभी क्या हो जाते हैं, एक्सेप्शनल केस शो करने लगते हैं ऑक्टेट रूल के। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ द ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल के क्या क्या लिमिटेशंस थे, ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जनरली ऑक्टेट रूल के क्या क्या लिमिटेशंस थे इसकी हम बात करेंगे। तो ऐसे अगर देखा जाए तो ऑक्टेट रूल के 3 टाइप्स के एक्सेप्शंस थे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस टू द ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो पहला जो लिमिटेशन था वो था द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। अब देखो बच्चों, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनका सेंट्रल एटम जो होता है वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। मतलब सेंट्रल एटम जो होता है वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट शो करता है। मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे BF3 मॉलिक्यूल हो गया, BCl3 मॉलिक्यूल हो गया, तो इसमें बोरान जो होगा वो सेंट्रल एटम होगा। अब जैसा कि आप देखो बोरान का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 3 होता है। अब फ्लोरीन है तो 3 फ्लोरीन है, तो तीनों फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही तो शेयरिंग करेगा। अब फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, बोरान का लेगा, ठीक है, तो 8 हो जाएगा। तो अब शेयरिंग जब भी करेगा BF3 मॉलिक्यूल में आप देखोगे, ठीक है, BF3 मॉलिक्यूल में आप देखोगे तो बोरान का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है और फ्लोरीन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे फ्लोरीन से एक एक बॉन्डिंग करेगा, तो यहाँ पे बोरान के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 6 ही तो हुआ। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितना हुआ आफ्टर बॉन्डिंग, कितना हुआ, 6 ही हुआ। बोरान का 3 ऑलरेडी था और एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से मिला, तो कितना हुआ, 6 हुआ। यहाँ पे BF3 मॉलिक्यूल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बोरान का ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट है ही नहीं, ये क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट शो कर रहा है, जो कि ये एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, ऑक्टेट रूल का। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो बच्चों, जैसा कि बेरिलियम हाइड्राइड BeH2। अब देखो बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 होता है। अब हाइड्रोजन से जब भी बॉन्डिंग करेगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग करेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे अब कितना हो जाएगा, बोरान का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के बाद कितना हो जाएगा, बोरान का 2 था और 2 हाइड्रोजन से लिया तो कितना हुआ, 4 हुआ। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है आफ्टर बॉन्डिंग, ओनली 4। इसका मतलब यहाँ पे बेरिलियम हाइड्राइड भी क्या कर रहा है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट को शो कर रहा है। तो इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल्स हैं, आपके NCERT में भी मिल जाएगा। जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, BI3 हो गया, ठीक है, लिथियम क्लोराइड हो गया। तो इस तरीके के कंपाउंड्स जो होते हैं, इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट शो करते हैं, जो कि ये सभी एक्सेप्शनल केस हैं ऑक्टेट रूल के। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जनरली, ठीक है, ये भी एक एक्सेप्शनल केस शो करते हैं। तो एक्सेप्शनल केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हुआ। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स का मतलब ये ऐसे मॉलिक्यूल्स जो ऑड इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। जैसा कि एग्जांपल की स्क्रीन पे एक दिख रहा है ClO2। अब जरा देखो ClO2 है, तो Cl के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो 2 ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है, 2, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन है तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन भी बॉन्डिंग करेगा Cl से, तो 2 इलेक्ट्रॉन Cl को देगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे अब ये ऑक्सीजन इससे बॉन्डिंग कर लिया, यहाँ पे इससे बॉन्डिंग कर लिया। अब यहाँ पे एक क्लोरीन का ये क्या है, दिस इज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज़ लोन पेयर। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी एटम के ऊपर प्रेजेंट होता है पेयरिंग के फॉर्म में, ठीक है, तो उसे लोन पेयर कहा जाता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और पेयर के फॉर्म में होते हैं उसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और ये देख रहे हो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन जो बच रहा है इसी को क्या कहा जाता है, ऑड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसका आप स्ट्रक्चर इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। Cl यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा, यहाँ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे Cl के पास ऑलरेडी
कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, शेयर किया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये तो लोन पेयर की तरह ट्रीट कर रहा है, लेकिन ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है इसी को ऑड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो ClO2 क्या है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ है। इसी तरीके से ClO3 भी आप बना सकते हो। ClO3 के केस में भी आप देखोगे तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है इसका, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये शेयर कर लेगा इस तरीके से, ठीक है। लेकिन ये जो सिंगल बच रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, ऑड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो ClO3 भी क्या है आपका ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ClF3 भी आप देख सकते हो, कार्बन का कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 होता है। 3 ही फ्लोरीन है, तो जाहिर सी बात है 3 ही बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन बच रहा है ये तो बॉन्डिंग में चला गया 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो बच रहा है इसी को ऑड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन मालिक्यूल भी ऑक्टेट रूल को क्या कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये सारे जो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, ये दीज मालिक्यूल्स आर नॉट ओबे द ऑक्टेट रूल। द ऑक्टेट रूल इज नॉट सेटिस्फाइड इन दीज मालिक्यूल्स। अब एक एग्जाम्पल और, जैसा कि NO का एग्जाम्पल है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है। दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड। देखो बच्चों, नाइट्रिक ऑक्साइड में क्या है कि यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन का देख रहे हो 5 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये 5 हमने बना दिया। ऑक्सीजन का कितना होता है, 6 होता है, ठीक है, ये हमने 6 बना दिया। अब देखो ऑक्सीजन ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या होता है कभी कभी कि ये आपका जो ये इलेक्ट्रॉन है ये लोन पेयर की तरह ट्रीट करेगा, और ये सिंगल जो बच रहा है इसे हम ऑड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या है, NO भी एक आपका क्या है, NO भी आपका एक क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल और आपको मैं बता रहा हूँ, ClO, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ClO, Cl का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। कितना होता है, 7 होता है। तो ये हमने 7 बना लिया। ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके Cl के साथ ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। अब यहाँ पे ज़रा देखो, ये जो है, ठीक है, आपका ये जो है ये लोन पेयर हो गया, ये भी लोन पेयर हो गया। ये जो एक सिंगल बच रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसे हम ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये ऑड इलेक्ट्रॉन जो होता है ये एक ही बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाता है, एक ही बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये बॉन्ड बन गया। कभी कभी क्या होता है ClO मॉलिक्यूल में जो एक सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन है ये इस बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाता है और इस बॉन्ड के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एक जो बॉन्डिंग होती है इस बॉन्ड के अंदर 2 नहीं 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से इस बॉन्ड को 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहा जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, कभी कभी 1 नंबर के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ClO एक ऐसा मॉलिक्यूल है जहाँ पे आपको एक 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दिखाई देगा, मतलब एक 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ClO मॉलिक्यूल के अंदर। तो नेक्स्ट जो एक्सेप्शन है बच्चों, दैट इज़ द एक्सपैंडेड ऑक्टेट। एक्सपैंडेड ऑक्टेट का मतलब क्या हुआ कि ऐसे मॉलिक्यूल जो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं, जैसे PF5, स्क्रीन पे एक एग्जांपल है PF5। देखो फास्फोरस, फास्फोरस सेंट्रल एटम होगा, फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है आपका 5 होता है। 5 फ्लोरीन है, कितने फ्लोरीन है 5, तो पाँचों फ्लोरीन जो होंगे वो एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेंगे, ठीक है, फास्फोरस के साथ, ठीक है। तो इससे इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हुआ 2 हुआ, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें 2। फास्फोरस का 5 था और 5 फ्लोरीन से इसको मिला,
कितना हो गया 10 हो गया। आप क्या देख रहे हो यहाँ पे 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कितना हो रहा है 10 हो रहा है। तो ये ऑक्टेट रूल का क्या हुआ, एक्सेप्शन ही तो हुआ, लिमिटेशन ही तो हुआ, क्योंकि यहाँ पे फास्फोरस 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन ये कंटेन कर रहा है, इसलिए ये क्या है आपका, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। दूसरा एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे है SF6। SF6 पे आप देखो, SF6 के केस में सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6 होता है। अब 6 होता है ना, अब उसके बाद 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करेगा तो 6 + 6 कितना हुआ 12 हुआ। ठीक है, तो यहाँ भी सल्फर भी क्या कर रहा है, एक्सपैंडेड ऑक्टेट को शो कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है H2SO4। देखो बच्चों, H2SO4 में सल्फर आपका क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है, तो सल्फर कुछ इस तरीके से बॉन्डिंग करता है। ठीक है, तो यहाँ भी अगर आप देखो तो सल्फ़र का एक्सपैंडेड ऑक्टेट है, क्योंकि सल्फ़र के पास 6 होता है। ठीक है, 6 होता है ना, देखो 6 होता है तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे ऊपर वाले 2 ऑक्सीजन से, 2 नीचे वाले से, कितना हुआ 10 हो गया, 2 + 2 4 और 6 10 और एक यहाँ से और एक यहाँ से 12 हो गया। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ सल्फ़र का 12। या तो आप ऐसे सिंपली काउंट कर लो, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, तो कितने बॉन्ड हुआ, सल्फर कितना बॉन्ड बनाया है 1 2 3 4 5 6, देख रहा हो सल्फर 6 बॉन्ड बनाया है, तो इसलिए यहाँ पे 6 × 2, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 × 2 12 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, ये एक्सपैंडेड ऑक्टेट को शो कर रहा है H2SO4। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके थे, एक्सपैंडेड ऑक्टेट के, जो ये सभी लिमिटेशन शो कर रहे हैं ऑक्टेट रूल के। ठीक है बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अदर ड्रॉबैक्स की बात करेंगे और डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स की बात करेंगे, जैसा कि एनिक बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है 10th में, यहाँ पे एक बार फिर से आपको हम रिकैप करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही। गुड डे, हैव अ गुड डे।